हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है, उसे आप जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में आपको, या इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको लाइट का किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। और मैंने उस थ्योरी पार्ट जो पढ़ाया है उसको आप जाकर देख लीजिए, प्लीज़ जाके उसको देखें और उसके बाद ही आप इसको देखें, या इसको भी देख सकते हैं, फिर और ज़्यादा उस समझ में आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे अगर न्यूज़ है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इससे मुझे उत्साह मिलता है और मैं भी आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगा, तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं टाइम नहीं गंवाते हुए अपना जो है इसमें क्वेश्चन का सीरीज़ में। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये है प्रकाश का। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, देखिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आपका पहला आंसर है आइंस्टाइन, प्लैंक्स, न्यूटन, फ्राडे। चलिए, कुछ आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम बताते हैं कि प्रकाश जो होता है अभी जो माना जाता है ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश जो होता है ड्यूल नेचर का होता है, आपको ड्यूल नेचर का माना जाता है। ड्यूल नेचर में एक आपका पार्टिकल हो गया, यानी कि हम कण कह सकते हैं। दूसरा जो है आपका नेचर है वेव नेचर है, यानी कि तरंग नेचर है। तो आपको 2 नेचर हैं। अब दोनों नेचर जो है, जैसे कण नेचर है, तो कण नेचर न्यूटन ने सबसे पहले जो बोला था कि कण नेचर पार्टिकल जो है, लाइट जो है कण नेचर बिहेव करता है। इसके बाद इसके बाद तरंग नेचर है। तो तरंग नेचर किसने बोला है? आइजेन ने बोला है। किसने बोला है? आइजेन ने तरंग नेचर। दोनों बात पूछ सकता है कि कण नेचर किसको बोला है? न्यूटन ने बोला है। आइजेन ने किसने बोला है? तरंग नेचर है। अब देखिए, कण नेचर का प्रूफ कैसे होगा, कण नेचर कैसे मान लिया जाए कि कण नेचर होगा। तो 3 तरीका है कण नेचर का। पहले तो आइंस्टीन थ्योरी है, फोटोन्स थ्योरी ऑफ द, ठीक है। इसके बाद आप सुने होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। इनको नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला था 1922 में। देखिए, एक वर्ड आपको सवाल बनता है यहाँ पे। 1905 में इन्होंने खोजा था, 1905 में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजा था, ठीक है, प्रकाश की वैद्युतीय प्रभाव। तो ये आपको खोजा था, इसीलिए आजकल सोलर लाइट जो चल रहा है इसी के माध्यम से चल रहा है। वहाँ पे आपको सिलिकॉन का यूज होता है, मटेरियल का। तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको बन रहा है, तो इसको आप ज़रूर देखिए। वहाँ पे सिलिकॉन यूज होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही होता है आपको वहाँ पे सोलर लाइट में। तो यहाँ 1922 में इसको आपको नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टीन के। इसीलिए देखिए, इसमें होता क्या है बेसिकली, आपको कोई भी मेटल है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मेटल है, तो मेटल मान लीजिए इस तरीके से मेटल है। अब मेटल में कोई भी पार्ट, जैसे इस तरीके से रे पड़ा, लाइट पड़ा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से जो है ना उत्सर्जित हुआ, यानी कि एनर्जी के उत्सर्जित हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। जो भी एनर्जी उत्सर्जित हुआ है वो पैकेट के रूप में हुआ है, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में, उसी को हम क्वांट कहते हैं। सेम बात उसने प्लैंक्स ने भी कहा है। प्लैंक्स पे हम आते हैं, इसमें प्लैंक्स का ही है। दूसरा है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी, ठीक है। तो उसमें कोई भी जैसे ब्लैक बॉडी है, जैसे उसको जो है कोई भी ऑब्जर्व करता है लाइट को, तो लाइट को जो ऑब्जर्व करता है, चाहे हम किसी चीज़ को मान लीजिए गर्म करते हैं, उसके बाद हम जब ठंडा करते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी निकलती है ना, उत्सर्जित होती है, वो पैकेट के एनर्जी के जो है ना, पैकेट के रूप में, उस कण के रूप में जो है ना उत्सर्जित होती है। तो वहाँ इससे भी होता है आपका। तीसरा जो है आपका, तीसरा हाइड्रोजन का आप रैखिक स्पेक्ट्रम देखेंगे, ये भी आपको पढ़ना है 9th में। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अगर देखेंगे, वो भी वहाँ से भी वो भी लाइट की तरह बिहेव करता है। वहाँ भी पार्टिकल नेचर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, उससे पता चलता है, ठीक है। ये 3 थ्योरी आपको, तो आपको हाइड्रोजन का रैखिक स्पेक्ट्रम आपको याद रखना है, ठीक है। पहला तीसरा हो गया। पहला है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो है किसी भी जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, जिससे कण आपका प्रूफ होता है। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। अब है तरंग। तो तरंग आपको 2 चीज़ से होता है। देखिए तरंग कैसे होता है। तरंग की अगर बात किया जाए, तो मान लीजिए कि जैसे उसमें डिफ्रैक्शन होता है, तो डिफ्रैक्शन
डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन। तो विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन, तो ठीक है, विवर्तन में कोई भी मान लीजिए यहाँ पे होल है, ठीक है, यहाँ से जो है लाइट यहाँ से गया और यहाँ से कॉर्नर से टकरा के चारों तरफ फैल जाना ही उसी को कहते हैं वेव नेचर। जैसे किसी भी पेड़ पौधे के देखते हो वहाँ छाया बन जाता है, विवर्तन के कारण ही होता है। चाहे आप देख सकते हैं कहीं भी कभी जो होता है क्या, घर में कभी छिद्र हो जाता है, मान लीजिए दीवार में हो गया, चाहे ऊपर छत में हो गया, वहाँ से जब लाइट आती है वहाँ दिखता होगा आपको घर में चारों तरफ से जो फैल जाता है लाइट, तो उसी को हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, कॉर्नर से टकरा कर लाइट चारों तरफ फैलना ही विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये भी आप समझ गए होंगे। डिफ्रैक्शन के बाद में आप समझिए व्यतिकरण क्या होता है। तो एक व्यतिकरण आता है, ठीक है, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की बात किया जाए तो व्यतिकरण में क्या होता है, इसमें जब लाइट देखेंगे तो इस तरीके से लाइट जो चलती है वेव नेचर से इस तरीके से, तो उसमें इसी तरीके से दूसरा वेव भी इसी तरीके से जब चले, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उसी को हम कहते हैं व्यतिकरण। इसमें दो तरीके का आता है, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। इसको तो कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव कैसे बनेगा, तो इसमें इस तरीके से चलेगा, दूसरा अगर इस तरीके से चले तब उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरीके का इसमें आता है। तो ये आप डिफ्रैक्शन हो गया, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही जो आप दीपावली में जलाते हैं वो सब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही होता है। तो उसमें आगे आपको 11th-12th में आपको डिटेल से समझना है, लेकिन यहाँ पे इतना ही, यहाँ बहुत है आपको कंपटीशन के व्यू से। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं जो क्वेश्चन मेरा है उसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो प्लांक्स क्वांटम सिद्धांत, इसमें प्लांक्स का ही होगा। प्लांक्स का क्या थ्योरी था, प्लांक्स का जो थ्योरी है इसमें क्वांटम सिद्धांत इन्होंने ही वैसा ही बोला है कि प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत, इसमें लाइट जो है, जब भी लाइट पड़ता है तो लाइट किसी भी मेटल से पड़ता है, वहाँ से क्या होता है, पार्टिकल की तरह जो है ना बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह जो है ना। इसने प्लांक्स ने मेन जो कहा है मेनली, इन्होंने ये बोला है कि कोई भी बॉडी को अगर आप हीट ऑब्जर्व कर रहा है या हीट यहाँ से रिलीज कर रहा है, कभी भी ये कंटिन्यूअस यानी कि सतत नहीं कर सकता, यानी कि कंटिन्यूअस जो है ना एनर्जी नहीं निकलता है और नहीं तो गेन करता है। तो कैसे निकलता है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है इस तरीके से निकलता है जो पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में निकलता है, इसी को क्वांटम कहा गया है। तो ये प्लांक्स थ्योरी है। प्लांक्स थ्योरी ये कहता है कि कोई भी बॉडी हीट ऑब्जर्व करता है या रिलीज करता है या निकलता है या गेन करता है, वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं करता है, डिसकंटिन्यूअस करता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है पार्टिकल यानी कि पैकेट के रूप में करता है, उसी पैकेट के रूप में करता है, उसको हम क्वांटम कहते हैं। तो प्लांक्स की क्वांटम सिद्धांत मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है एक क्वेश्चन में, ये एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ से आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बना है। चलिए हम देखते हैं आगे इसी तरीके से देखते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन जो है ये है बादलों का रंग सफ़ेद के कारण। अब यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन आगे बनाने में फटाफट बना लेंगे, थोड़ा सा भी शुरू में समय लगेगा, तो आप इसे पूरे देखिए और बहुत मज़ा आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही मज़ा आएगा इस लेक्चर में, और इसके बाद आपको लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, कोई भी अगर नेचुरल सब्जेक्ट हो यानी कि प्राकृतिक का देन हो और बहुत बड़ा हो और प्राकृतिक का देन हो, जैसे आकाश बहुत बड़ा है और प्राकृतिक का देन है, उसका रंग कैसा दिखता है, नीला। कोई भी उसका कलर है, वो कलर जो दिखता है वो प्रकाश के परिकिरण के कारण है। अब आप कहेंगे सर प्रकाश के परिकिरण क्या होता है, तो प्रकाश के परिकिरण का मतलब है जब धूलकण से, धुआं से, किसी भी डस्ट पार्टिकल से जब लाइट टकराती है और लाइट को चारों तरफ फैलना ही प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। प्रकाश की परिकिरण भी बहुत टाइप का है। मी परिकिरण है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मी स्कैटरिंग है, तो ये सब आगे पढ़ना है। मी स्कैटरिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल से जब टकराता है और वहाँ चारों तरफ फैल जाता है तो उसी को मी स्कैटरिंग कहते हैं। ज़्यादातर मी स्कैटरिंग का ही काम आता है, तो आप इतना ध्यान रखिए, बस समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि क्या होता है। आपको एक बार और समझा देता हूँ कि जब इस तरीके से, जब मान लीजिए वायुमंडल में जैसे इस तरीके से है, जब भी कोई लाइट इस तरीके से पड़ेगा ये चारों तरफ फैल जाएगा, उसको फैलने का ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। उसी के कारण देखिए, सफ़ेद बादलों का रंग सफ़ेद दिखना, आकाश का रंग नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखना, उगते समय और डूबते समय सूरज की तरफ लाल दिखना, ये सारे के सारे दोस्त पाँचों के पाँचों क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परिकिरण के कारण है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे और आपका क्वेश्चंस गलती नहीं होगा कभी भी। कोई देखिए बहुत बड़ा हो और नेचुरल हो और उसका जो भी कलर हो वो प्रकाश की परिकिरण के कारण ही होता है।
तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो ये आप भी जानते हैं कि इस लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिट्टी का जो है इसमें आपका मिट्टी आ जाएगा, बाकी कांच, प्लास्टिक ये सब हम यूज़ करते हैं। लेंस के नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट किसको कहते हैं? चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि फोकस पॉइंट किसको कहते हैं। मान लीजिए ये तो ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, पी कहलाता है, पोल कहलाता है या ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ से यहाँ तक आर होगा रेडियस, उससे आधा होता है फोकस। ये ध्यान रखिएगा, लेंस में हो या दर्पण में कहीं भी हो सेम बात है। तो यहाँ बोला है कि इसके बीच का पोल और इसके बीच का दूरी क्या कहलाता है? ये फोकल लेंथ कहलाता है। तो फोकल लेंथ कहलाता है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर आएगा फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई, आपको सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से दोस्तों हम देखते हैं अगला। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों के टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन को उत्पन्न चमक की प्रक्रिया क्या होती है? इसको टिंडन प्रभाव कहते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा सा टिंडन प्रभाव क्या होता है। देखिए एक तरीके से ऐसे मान लीजिए ग्लास है शीशा का, आपके पास यहाँ पे कोई लिक्विड है, कोलाइडली लिक्विड है, यहाँ पे छोटा छोटा कण इस तरीके से लिक्विड है। अब इस लिक्विड से जब हम लाइट पास कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो है लाइट जब निकलेगी तो लाइट चारों तरफ फैल जाएगी वो कण से टकरा कर। तो जो डस्ट इसके अंदर पार्टिकल जो है उसके अंदर टकरा कर चारों तरफ फैलने की घटना को ही हम कहते हैं टिंडन प्रभाव कहते हैं। मुझे लगता है टिंडन प्रभाव आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम आगे देखेंगे और भी हम समझेंगे पूरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा मेरा छठा होगा और छठे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें अवतल लेंस और यहाँ पे देखिए अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद जब निकलेगी तो क्या होगा? अपवर्तन के जैसे मुख्य फोकस से मिलती हुई देखिए मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने पर प्रकाश की किरणें क्या होती है? अपवर्तन के बाद क्या होता है? समानांतर, मुख्य अक्ष से समानांतर। हम ध्यान रखिएगा इस तरीके से लेंस जब भी कोई पैरेलल मुख्य अक्ष से समानांतर आता है तो फोकस से निकलता है, ठीक है। यहाँ फोकस से निकलेगा और कोई फोकस से जाता है तो वो समानांतर निकलेगा। एक बात और, कोई पोल से जाएगा तो पोल से जो है ना पोले पर जो है ना उसी पर लौट जाएगा। एक ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोकस से आएगा तो वो समानांतर निकलेगा मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष से समानांतर कोई लाइट आती है तो वो फोकस से निकलती है। इसके बाद जब कोई पोल से पास करती है यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे हम क्या कहते हैं? चमकदार वस्तु कहते हैं। उसे हम डी लिखेंगे, चमकदार वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा दो तरीके का वस्तु होता है, एक तो प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, एक प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो दूसरे के प्रकाशों में दिखता है तो उसे ओपेक्यू बोलते हैं। जिसको जो दूसरे के प्रकाश में दिखता है ओपेक्यू कहलाता है। और जो लाइट इमिट खुद करता है, ठीक है, और उसको हम ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं, ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि घास का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हरा रंग परिवर्तित कर देता है, सारे रंग को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। हमारी आंखों में सफ़ेद रंग यानी कि देखिए हरे रंग का प्रकाश अवशोषित कर लेती है, हरे रंग के प्रकाश वापस हमारी आंखों में परिवर्तित कर देती है। देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो कोई भी लाइट तभी दिखता है जब वो लाइट सोर्स से लाइट आने के बाद और टकराने के बाद मेरे पास वो सारी लाइट ऑब्जर्व कर लेता है और जो लाइट मेरे आंखों में परावर्तित करती है वही कलर दिखता है। जैसे ग्रीन कलर को परावर्तित कर देगी यानी कि लौटा देगी तो वही हमें दिखेगा। प्रकाश वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा है। ये कब मापा है? तो आप जब पढ़े रहते थ्योरी तो आपको पता रहता, ये 1676 में इन्होंने मापा था। पृथ्वी के चमकने के पीछे का क्या कारण है? सितारों के पीछे के चमकने का क्या कारण है? देखिए सितारों इसलिए चमकता है क्योंकि इसमें 5 परत होते हैं। आप भी जानते हैं कि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो क्षोभ मंडल आता है, नीचे सबसे क्षोभ मंडल आता है, दूसरा में आता है आपका क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद वायुमंडल। ये जो 5 लेयर है अलग अलग लेयर होता है। लेयर के अलग अलग रिफ्रैक्टिव, धीरे धीरे हम जाते हैं तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है। तो जैसे जैसे जाएंगे ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। इसका मतलब है प्रकाश जो है जब आएगी ऊपर से तो उसका विचलन भी बहुत तरीके का होगा, अलग अलग विचलन होगा। तो अलग अलग टाइम, एक अलग अलग जो है टाइम पे अलग अलग टाइम का विचलन होने लगेगा। और अलग अलग जब विचलन होगा तो मान लीजिए स्टार यहाँ है, ठीक है, आपको अलग अलग बीच कभी यहाँ दिखेगा, वही कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, अलग अलग पोजीशन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी कारण से वो आपको चमकना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इतना
फास्ट होता है आपके आँख के पास कि वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, पहला ही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों की अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारों की छवि स्थिति समय के साथ बदलती है। पहला आंसर आपका सही है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर है। सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में कैसा दिखाई देता है? भाई काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हरे रंग की उसको क्या करना था, लौटाने की जो क्षमता है वो तो सिर्फ हरा रंग ही कर सकता है, और वो सिर्फ ग्रीन कर सकता है। अब ग्रीन मान लीजिए करेगा, अब दूसरे रंग में ले जाएंगे तो वो तो ग्रीन करेगा, यानी कि सारे को तो ऑब्जर्व कर लेगा। ग्रीन मान लीजिए आप ले जा रहे हैं हरा रंग, तो हरा रंग को तो ऑब्जर्व करना चाहता है, तो ग्रीन रंग को तो ग्रीन रंग करेगा। इसके बाद आप कौन सा लाल रंग ले जा रहे हैं मान लीजिए, तो लाल रंग को तो उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता है, ऑब्जर्व कर लेगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी रंग है, कोई भी कलर, वो उस कलर में दिखेगा या तो वाइट कलर में दिखेगा बस, उसके अलावा हमेशा वो काला दिखेगा। जैसे लाल रंग हमेशा लाल में ही दिखेगा या वाइट में दिखेगा, उसके अलावा काला में दिखेगा। तो आप खाली इतना ध्यान रखिए, बस आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद है आवर्धक शीशा मैग्नीफाइड ग्लास जैसे कह दे वो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, हमेशा उत्तल लेंस हो जाएगा। तो मैग्नीफाइड ग्लास में जो है ना उत्तल लेंस आपको हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उत्तल लेंस हो जाएगा। इसके बाद सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों को विभाजित कर सकता है। ये आपका जो आ जाएगा, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित करता है? ये जानते होंगे आप, प्रिज्म करता है। कौन करता है? प्रिज्म करता है। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से अगला देखिए क्वेश्चंस क्या है। 24 नंबर, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें झुकाव क्यों हो जाता है? आप भी जानते होंगे। प्रकाश के झुकाव को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या होता है? इसमें अपवर्तन आ जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इसमें अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अगला है वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है 2 मिनट का तो गैप रहता है, यानी कि 2 मिनट पहले मुझे सूरज दिखता है। सूरज यहाँ है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के कारण, किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, 2 मिनट पहले ये दिख जाता है। सूरज जब डूबते समय भी 2 मिनट बाद तक दिख रहता है। इसका मतलब है कि दिन मुझे 2 और 2 4 मिनट बढ़ गया, यानी कि 4 मिनट मुझे ज़्यादा दिन लगता है और 4 मिनट ज़्यादा बढ़ जाता है दिन का लेंथ। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, हमेशा इसमें 2 मिनट आंसर आएगा आपका। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से देखिए विरल माध्यम में 2 चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ और डिटेल से थोड़ा समझा देता हूँ कि सघन विरल माध्यम क्या होता है। देखिए, जब हम डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम से जब चलेंगे तो इस तरीके से ये नॉर्मल है, इस तरीके से जब लाइट आएगा सघन से रेडर में जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है ना आपका ये है वायु है, ठीक है, और ऊपर जल है। ठीक है, तो जब वहाँ जल से आएगा तो ये क्या होगा? दूर भागेगा और फास्ट हो जाएगा, यानी कि इसको आना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में नहीं आएगा। ठीक है, इधर जाएगा, यहाँ पे वो फास्ट भी भागेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। अपनी बार जो मान लीजिए ऊपरी जो है वायु है और नीचे जल है, तो ठीक है, जब ऊपर से आएगा इस तरीके से जब लाइट आएगा तो अपनी बार जो इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल की तरह झुक जाएगा और जो है स्पीड उसका कम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाइट का हमेशा फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, कलर कभी भी चेंज नहीं होता है, इसके अलावा सभी चेंज हो जाता है। 2 चीज़ नहीं होता है आपको, कलर और फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट का चेंज नहीं होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड को ज़रूर आप शेयर कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आपको कोई भी लाइट का सवाल आपको नहीं छूटेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो दूर भागता है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक को सही क्रम है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जो सबसे यहाँ पे जो कम होगा वो बर्फ़ का होगा, सबसे ज़्यादा सेंधा नमक का होगा। क्रोसिन का बर्फ़ के ज़्यादा है और बेंजीन का उससे भी ज़्यादा है, सेंधा नमक के सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका है, ये पूछ सकता है।
ये पूछा हुआ ज़्यादातर सवाल है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? आप जानते हैं पेट्रोल, तेल, हीरा, हवा में हीरा का सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। हीरा का 2.24 के आसपास होता है। एक हवा का सबसे कम होगा यहाँ पे 28 नंबर में। 29 में देखिए, जिन बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को क्या कहते हैं? सभी बिंदु जब सभी, तो उसको फोकस कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी दर्पण प्रतिबिंब सतह पर हुई होता है? सतह पर कब होगा? देखिए सतह पर, यानी कि एक बार और समझा देता हूँ आपको। जब इस तरीके से है, जब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे बनेगा, जब इसी से लाइट जाएगा तो यहाँ पे जो है ना उसी पर बनता है, यानी कि पोल पर रहेगा तो पोल ही पर बनता है। इसके बाद दो चीज़ें हैं, यहाँ F1 है और यहाँ F2 है। F2 उसी को बोलते हैं C1 कह सकते हैं, और F1 पे रहेगा, यहाँ पे इक्वल बनेगा इमेज। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी एक ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने बता चुका हूँ कि ये जो R= होता है 2F होता है, ठीक है। तो 31 में आपका क्या हो जाएगा? C नंबर आंसर हो जाएगा। 32 का अगर देखेंगे, किस स्थिति में प्रतिबिंब, अब किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होते हैं? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस स्थिति में अभिलंब किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही सतह पर होता है? ये देखिए किसी भी सरफेस के लिए लागू होता है, और ये दोनों में लागू होता है, ये भी ध्यान रखिए। किसी भी सरफेस के लिए पूछ सकता है, रफ सरफेस के लिए होगा कि नहीं होगा, स्मूथ सरफेस के लिए होगा कि नहीं होगा, सबके लिए होगा, और यह अपवर्तन और परावर्तन दोनों के लिए होगा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। 33 में है डैश, किसके कारण आकाश तारा टिमटिमाते हैं? अभी मैंने बताया है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे 45, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में। अब देखिए, देखो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष की मायोपिया बोलते हैं। आप देखिए निकट में क्या है, निकट में आप जब देखेंगे तो निकट में क्या है? 3 लीटर है, और मायोपिया में क्या है? 4 लीटर, मतलब कम लीटर है। इस तरीके से हाइपर मायोपिया में ज़्यादा लीटर होगा। तो निकट का मतलब है, निकट मतलब नज़दीक है, नज़दीक मतलब कम ही तो है लीटर, यानी कि मायोपिया याद रखें। निकट मतलब मायोपिया होता है, दूर मतलब हाइपर मायोपिया होता है। तो निकट दृष्टि दोष में एक बात और ध्यान रखिए, निकट में अवतल लेंस का यूज होता है। क्या होता है? अवतल। अब क्यों होता है थोड़ा सा और समझेंगे साइंटिफिक, लेकिन पहले आप इतना समझिए कि निकट में अवतल याद कैसे रहेगा। निकट में 3 लीटर है तो यहाँ 4 लीटर है। दूर दृष्टि देखिए, दूर दृष्टि दोष के अगर देखिएगा, दूर में तो उत्तल होगा, यानी कि 2 लीटर है तो यहाँ 3 लीटर इसके लिए आ जाएगा उत्तल, उत्तल होगा, इसका उत्तल आ जाएगा, ठीक है। तो कम लीटर है तो इसमें कम लीटर वाला आएगा। निकट दृष्टि दोष में ज़्यादा लीटर है तो इसमें भी अवतल लेंस आएगा, यानी कि ज़्यादा। अब यहाँ पे भी मायोपिया, हाइपर मायोपिया समझ सकते हैं। एक बात और समझते हैं, एक बार और ये समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्या है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये मान लीजिए आई है और यहाँ पे रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना पे यहाँ पे आइरिस वगैरह होता है, ठीक है, आइरिस यहाँ पे प्यूपिल होता है, ठीक है, प्यूपिल होता है सबसे अंदर, जिसमें लाइट इंटर करती है, जो ब्लैक स्पॉट होता है, ब्लॉक स्पॉट होता है। आइरिस के कारण ही मेरा आँख का कलर दिखता है। जैसे किसी का ब्राउन कलर, जैसे ऐश्वर्या का मान लीजिए, तो ऐश्वर्या राय का क्या है? ब्राउन कलर उस तरीके से है। जैसे ग्रीन कलर किसी किसी का होता है, जैसे ऋतिक रोशन का हो गया। तो ये सब आप देखेंगे तो उस सब जो आइरिस के कारण होता है, किसी कारण? आइरिस के कारण। अंदर जो होता है प्यूपिल होता है, उसके अंदर जब उसी के अंदर से लाइट इंटर करता है, और आइरिस आँख को, लाइट को कंट्रोल करता है। कभी बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है। वो जितना, जैसे ज़्यादा रोशनी में जाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा, और कम रोशनी में आएंगे तो बड़ा कर देता है। मतलब जहाँ ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कम रोशनी में जाएंगे तो लाइट की ज़्यादा चाहिए आँख को, तो आँख को ज़्यादा चाहिए तो बड़ा हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ रेटिना पर बनता है। जब रेटिना से पहले बन जाए इमेज तो हम उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और जब रेटिना के पीछे बनता है तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। अब देखिए, जब यहीं पर लाइट पूरा फोकस हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो है ना अवतल लेंस लगा के क्या करना? अवतल लेंस क्या करता है? लाइट को थोड़ा डाइवर्ट कर देता है, थोड़ा फैला देता है। फैलाने के बाद जब रेटिना पे आएगा तो वो क्या करेगा, यानी कि इसीलिए हम इसको दूर कर देते हैं, यानी कि लाइट को थोड़ा फैलाकर दूर करवा देते हैं, दूर यानी कि रेटिना पे उसको फोकस करवाते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। समझ में आ गया होगा। दूर दृष्टि दोष में दूर इमेज बनता है, उसको निकट करना है तो क्या होगा? उत्तल लेंस लगा के हम उसको पहले ही मोड़ देंगे, लाइट को पहले ही मोड़ देंगे और रेटिना पे बन जाएगा। तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट इसके पीछे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो लेंस में, मायोपिया में, तो इसमें अवतल का यूज होगा। क्या होगा? इसमें यूज होगा अवतल का, ठीक है, इसमें जो है अवतल का यूज होगा, तो इसमें अवतल का यूज होगा। अगला देखिए, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहते हैं? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे,
ठीक है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिख जाता है तो उसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या कहता है, विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिख सकता। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिख सकता यानी कि नज़दीक की वस्तु को दिख सकता है, और नज़दीक की वस्तु को अच्छा से देख सकता है, उसको हम निकट दृष्टि दोषी कहेंगे। और निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया आंसर आ जाएगा। तो 40 आप समझ गए होंगे, 46 का सी। इसके बाद दूर दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, अभी मैंने बताया था। 47 के आपका DC हो जाएगा। इसके बाद हाइपरमोपिया से पीड़ित लोग द्वारा, हाइपर मतलब होता है दूरदृष्टि दोष, तब उत्तल लेंस आपको लगता है, 48 के C हो जाएगा। इसके बाद 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस में किया जाता है, उसमें दोनों जब दोष हो जाए यानी कि मायोपिया और हाइपरमोपिया, आपका A नंबर आंसर हो जाएगा। हाइपरमोपिया और मायोपिया दोनों हो जाए तब उसमें बाईफोकल लेंथ का यूज करते हैं। 50 में है रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED क्यों लगाते हैं। देखिए ऊर्जा दक्षता जो होती है उसमें कम लगता है, इसी कारण से। तो आपका A नंबर आंसर हो जाएगा 50 का। इसके बाद 51 के देखेंगे तो एक लेंस डैश से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है। अभी मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि प्रकाशीय केंद्र से जब निकलता है तब होता है, यानी कि 51 का D हो जाएगा। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस यानी कि 2f पर स्थिति पर रखा जाता है तो छवि कैसा बनता है। मैंने बताया था जब रेडियस पे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे यानी कि 2f1 पे, तो वह जो है पूर्वत बनेगा, यानी कि पूर्वत का मतलब है जो पहले था जितना बड़ा इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। अगला है 53, एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी की होती है। लेंस का पावर का जो फार्मूला होता है तो पावर इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, 1/f होता है। और ध्यान रखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है मीटर में है, किस में है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में पावर का रहा तो पावर का 100/f हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में रखना है। सेंटीमीटर में जब दिया रहेगा तो 100 से गुना मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100/f होगा, इतना ध्यान रखिएगा। और पावर का जो मापते हैं वो डायोप्टर में मापते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि एक गोलाकार दर्पण पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक को -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसमें निम्नलिखित में सत्य है। देखिए होता क्या है, जब लेफ्ट साइड में कोई भी हो तो जैसे इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इधर जो इधर फोकस है, यहाँ पे फोकस मान लिया जाता है, तो यहाँ पे फोकस जो है ना अवतल का नेगेटिव होता है, जबकि उत्तल का इस राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा, अवतल का यहाँ नेगेटिव होगा, अवतल दर्पण होना चाहिए। और लेंस की बात किया जाए तो लेंस में इसमें क्या होता है, इसमें राइट साइड में होता है, जबकि वही अगर इसके देखेंगे अवतल का देखेंगे तो इसमें जो है ना आपका लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में यानी कि अवतल, दोनों का अवतल का नेगेटिव होता है फोकस, हम देख लेंगे दोनों का अवतल होगा, तो इसमें आपका जो आंसर आ गया ये वाला हो गया। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखिएगा कि जो लेफ्ट साइड में, जैसे जानते नहीं कि एक्स एक्सिस में जो है इधर नेगेटिव होता है, -x होता है, इधर +x होता है, ठीक है, इधर +x होता है, ऊपर y होता है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ध्यान रखिएगा, राइट साइड में हमेशा प्लस होगा, लेफ्ट साइड में जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ऐसे हम ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा मेजर करते हैं किसी भी डिस्टेंस को। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और इसके बाद जो भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा कमेंट को रिप्लाई करूंगा और उस पर अमल करूंगा। तो आपका कमेंट, मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा कि आपका कमेंट का, तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।